हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 से संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों को लेकर बनता रहता है। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ जो कि पेडागॉजी का है। और चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने क्या कहा और उसमें उनके इस सिद्धांत में क्या है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़। दूसरा ऑप्शन है भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है। ठीक, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया है। तो क्या है ऑप्शन इसमें। तो पहले हम इसमें बात करते हैं, जैसे कि हम बताते रहते हैं कि कोई भी प्रश्न करने से पहले कि जो उत्तर गलत होगा पहले उसको हम हटा देते हैं। तो हमारा जो कम से कम ऑप्शन हमारे पास रहेगा तो उस पर हम विचार करेंगे। तो जैसे कि देखिए अब हमारा इसमें क्या है, पहला जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों को विचार का सरल जोड़। तो ये इसके बारे में विचार और भंडार के बारे में है। तो ये हो सकता है कि हो क्षमता भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर। तो ये भी भाषा की बात उन्होंने भी कहा था, तो ये भी हो सकता है, रहने देते हैं। सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो ये संस्कृति से जो इनका सिद्धांत है, कहाँ के भाई इनका जो कोई भी जो सिद्धांत है संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो इस ऑप्शन को हम काट देते हैं। ठीक है, फिर किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया। तो यानी कि हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं। तो देखिए अब राइट कौन सा आंसर होगा। तो राइट में देखिए हमारा ये 4 नंबर यानी कि जो चौथा है ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उन्होंने स्कीमा की बात उन्होंने कहा है। अपने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें स्कीमा शब्द उन्होंने कहा है कि जब कोई बच्चा हमेशा तत्पर होता है कि अपने बाहरी ज्ञान और बाहरी वातावरण के साथ हमेशा अनुकूलित करता रहता है। यदि उसको पुरानी जानकारी और नई जानकारी में अगर मेल होता है तो उसमें क्या करता है, उसको आत्मसात कर लेता है। और अगर नई जानकारी लगता है तो उसको संशोधन करता है। तो इसके आपकी जो अनुसंज्ञानात्मक विकास है उसमें स्कीमा शब्द है, तो इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। बाकी भंडारण में उन्होंने नए विचारों को सरल जोड़ की बात तो जोड़ने के लिए तो कहा था, लेकिन केवल नए तत्व विचारों को नहीं, उनमें संशोधन का भी अब हाजिर देखिए यहाँ पे अनुकूलन में क्या आ जाएगा, संशोधन आ जाएगा, जोड़ना आ जाएगा, सब आ जाएगा। भाषा क्षमता तो ये नॉम चॉम्स्की संबंधित भाषा के बारे में उन्होंने ये कहा था कि पहले आपका जो विचार है वो पहले आता है, अब भाषा बाद में आता है। तो वो उस तथ्य पे बोले थे। बाकी ये हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न है किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है। तो वृद्धि में तेजी, विकासात्मक प्रकार्य, मासिक धर्म, यौन प्यूबेसेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो अब देखिए इसमें क्या जाएगा कि क्या नहीं हो सकता आपका। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए और फिर उसके ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन में फिर पढ़ने के बाद देखिए कौन सा उत्तर हो ही नहीं सकता, उस पर बात करिए। देखिए अब बात करता है किशोरावस्था, पहले तो बात किसी कर रहा है किशोरावस्था की, फिर उसमें किसकी बात कर रहा है, लंबाई और वजन की। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है और यहाँ पे यौन परिपक्वता किया। तो अब देखिए जो इसका गलत क्या है, मानसिक धर्म, इससे कोई उसका रिलेटेड है ही नहीं, लंबाई वजन से और यौवन प्यूबसेंस ये भी इससे भी कोई उसका संबंध नहीं है। तो हमारा 2 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं कि चाहे तो पहला हो सकता है चाहे दूसरा हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका पहला हो जाएगा, वृद्धि में तेजी। क्योंकि जो लंबाई वजन है वो वृद्धि विकास में, एक वृद्धि और विकास का टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे आप, तो उसमें आपका आता है कि जो वृद्धि में क्या आता है, लंबाई वजन आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि में तेजी। मगर बाकी जो विकासात्मक प्रकार है वो किसी भी अवस्था का एक कैसे कैसे चरण में विकास हो रहा है उसका वो है। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा तीसरा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बात हमेशा आप नहीं ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पे आप उसमें है पे सोच लेते हैं तो गलत हो जाता है। तो युक्ति नहीं है। तो पैटर्न और संबंधों को पहचानना, समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना। तो अब देखिए इसमें क्या एक समस्या समाधान है कि एक प्रभावी युक्ति नहीं है, यानी बाकी सभी ऑप्शन तो सही होंगे, इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा। तो हमें उस गलत ऑप्शन को देखना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन समस्या का समाधान कि आपके सामने कोई समस्या हो तो क्या है। तो उसमें पहले आपसे पैटर्न और संबंधों को पहचान, यानी उस समस्या के पैटर्न को और उसके संबंधित जो भी चीज़ें समस्या को अगर जानेंगे पहचानेंगे तभी तो समस्या समाधान होगा, यानी इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, सही कह रहा है। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, सही बात है। समस्या है उसके लिए आपके पास तर्क शक्ति है, उसमें तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तभी तो समस्या की समाधान होगा, यानी ये भी सही है। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, तो यानी यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए ये बात, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, यानी कि प्रासंगिक क्या है, यानी कि जो चीज़ें मूल चीज़ है, जो फैक्ट चीज़ें हैं, अब उसी को हम उसको अनदेखा कर देंगे और छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसको निगलेक्ट करना ही सबसे बड़ी कमी है, यानी प्रभावी युक्ति नहीं है, यानी कि अनदेखा नहीं करना है, उसको भी शामिल करना है कि हो सकता है इससे भी आंसर निकल जाए। तो इसलिए इसका राइट आंसर पूछा कि युक्ति नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर है तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है ये, चौथा प्रश्न है विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब विषय वस्तु को असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग होती है। उनकी प्रक्रिया और व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। तो अब देखिए क्या हो सकता है इसमें।
तो बात किसी का है कि एक विद्यार्थी है, उसकी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखता है। तो अब देखिए, अब इस पे हमें बच्चे के फ़ेवर में ही सोचना है कि बच्चा कब सीखेगा और किस तरह से सीख सकता है। तो ऑप्शन कह रहा है कि विषय वस्तु को असंगत। अब देखिए नेगेटिव पॉइंट पे ऑप्शन छाटिए, क्या नहीं हो सकता। तो असंगत टुकड़ों का, यानी कि अगर कोई टुकड़ा कुछ और है नहीं, उससे विसंगति होगी, तो बच्चा में क्या हो जाएगा, समझने में समस्या होगी, तो ये गलत हो जाएगा। निपुणता हासिल करने के लिए, अब देखिए निपुणता हासिल करने के लिए असफलता से बचने पे ध्यान देना, यानी कि ऐसे रटना, याद करवाना, ग्रेडिंग देना, अंक देना, वर्चस्व स्थापित करना, यानी ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वो ऑप्शन को हमेशा काट दीजिए। तो निपुणता यानी महारत हासिल करने की बात कर रहा था, यानी कि ये गलत हो जाएगा। ठीक, नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग हो। नई अवधारणा जो है, जो सीखी हुई वस्तु है उससे अलग रहेगी, तो बच्चा कैसे कोरिलेट कर पाएगा, उसके लिए अलग रहेगा, यानी अलग नहीं होनी चाहिए। जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो पिछली ज्ञान है, उससे रिलेटेड करके हमें बताना हो, तो ये भी कट जाएगा। तो बच्चा कौन हमारे सामने, चौथा ऑप्शन राइट। ठीक, इसका राइट आंसर यही होगा कि उनकी प्रक्रियाओं व्यक्तिपरक, यानी कि व्यक्तिपरक मतलब उनके जो भी क्षमता है उन पर ध्यान दिया जाए और उस बच्चे को महत्व दिया जाना चाहिए कि जो बच्चा सोच रहा है, जो बच्चा बता पा रहा है, उसके ज्ञान को ही मॉडिफाई करके हम उसको बताएं। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो उसको आप देख पाएंगे कि इसमें जो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, अहंकार और नैतिकता। ठीक है, इसमें आपका जो 4 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें आते हैं, जिसको अहं केंद्रित या अहंकार का नियम भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, बाकी देखभाल नैतिकता ये नहीं होगा। दूसरों के परिप्रेक्ष्य लेना, नहीं बच्चों, अब बहुत छोटा बच्चा है तो दूसरों के परिप्रेक्ष्य क्या, दूसरे के बारे में जानता ही नहीं है, अपने बारे में जानता है। कानून, यानी ये तो चलाता है कानून, मतलब कि नैतिक अनैतिक। तो जब बहुत छोटा बच्चा है तो उसको तो कानून या नैतिक अनैतिक के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो ऐसा नहीं। तो अहंकार, यानी कि अहंकार का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बच्चे को जैसे कोई खिलौना ले लो तो उसको रोने जिद करने लगता है कि नहीं, हमारा खिलौना किसी को नहीं देना चाहिए, उसके समान कोई छोटा बच्चा हो, कोई किसी और बच्चे को दे दो, तो वहाँ पे क्या होता है, जिद करने लगता है। अहंकार का मतलब यहाँ पे वो हम लोग जैसा अहंकार नहीं पैसे का या ऐसा कुछ है वो नहीं। बच्चे का अहंकार मतलब कि स्वयं सेल्फ से प्रेम करना, सेल्फ के खिलौनों से प्रेम करना, किसी को ना देना। उसको लगता है कि नहीं, हमें ही लोग प्यार करें, हमें ही माने, हमारे खिलौने कोई छुए ना। इस तरह की भावना जो होती है उसको ही उन्होंने अहंकार या नैतिकता की बात कही है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये यहाँ पे। ठीक, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं। अब बात कर रहा है कक्षा में शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं, विविध जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए कौन सी शिक्षण हो सकती है। तो क्या है, विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठचर्या, व्यक्तिगत प्लान। तो अब देखिए क्या हो सकता है कि अब आपको शिक्षा कक्षा में पढ़ाना है बच्चों को, और उनके अलग अलग क्षमता के बच्चे आते हैं, तो उसको आप प्रभावी शिक्षा आपको पढ़ाना है, तो क्या कर सकते हैं। तो विभेदित निर्देश, यानी कि डिफरेंस इंस्ट्रक्शन, यानी कि सही बात है, यानी कोई बच्चा अलग क्षमता का है, कोई बच्चा अलग क्षमता का है, तो उसको पढ़ाना हमें, क्लास लेना है, तो उस बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार जो भी जोड़ घटाना गुणा भाग का कहारा, जो भी गिनती उसको आती है उसको हम वो कम दे देंगे कि आप ए लिखो। उस बच्चे को यदि जोड़ घटाना 2 अंक का 3 अंक का जो भी आ रहा है तो उसको अलग आ रहा है, तो उसको बोलो बच्चा तुम ए लिखो, तुम ये लिखो, यानी विभेदित निर्देश, यानी सही बात है। ठीक, और क्या है कि स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, यानी ये गलत है। ठीक, यानी स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जो सभी के लिए एक समान, यानी किसी बच्चे को हमने 2 अंक का भाग सिखा दिया और एक बच्चा सीख गया, बाकी बच्चे नहीं सीख पाए, तो अब क्या करेंगे, हमने दे दिया कि चलो 2 अंक का भाग दे दिए, अब चलो सब लोग करो। अब सब लोग करो तो अब बच्चा, अब जो उसने 2 अंक का भाग जिसको आता है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं आ पाया तो नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड करिकुलम क्या कहता है, यानी सभी के लिए एक समान, यानी यहाँ से गलत हो जाएगा, यानी यही आपका नहीं होगा। बाकी व्यक्तिगत इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी ये तो बहुत ही बड़ी आईईपी, ये तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। अलग अलग इसकी पोर्टफोलियो बनता है, अलग अलग डाटा बनता है कि बच्चा की क्षमता क्या है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए सी होगा, यानी कहेंगे तीसरा ऑप्शन ए सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार क्या हो सकता है, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे तब सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं हो। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप से प्रस्तुत की जाए। चौथा ऑप्शन है बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। तो क्या हो सकता है, अब देखिए संरचनावादी सिद्धांत, जो संरचनावादी सिद्धांत है, अब देखिए इसमें हम गलत उत्तर काट दें कि अब देखिए जो भी वैज्ञानिक हैं वो बच्चों के हित में और बच्चे के परिप्रेक्ष्य में सोच के ही उनका सिद्धांत देते हैं, पेडागॉजी में, मतलब शिक्षा शास्त्र में। बाकी और चीज़ों में तो अलग अलग है। तो क्या नहीं हो सकता है, यहाँ पर दूसरा देखिए बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हो। ये जरूरी नहीं है, पर बाहरी रूप से बच्चा अंदर से भी सेल्फ प्रेरित होता है, पूछता है कि ये मम्मा ये क्या है, पापा ये क्या है, ये क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है, नहीं अंदर से वो प्रेरित। कोई थोड़ी ना कहता है बेटा तुम ये पूछो कि ये क्या होता है। तो यानी गलत हो जाएगा, यानी कि बाहरी रूप से नहीं, बच्चा अंदर से भी प्रेरित होकर सीखता है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण से। अब देखिए अंतिम शब्द आ गया, अब कोई बच्चा अब सब जानकारी पकाया है, अब उसको
दे दिए कि लो, जैसे कि हमने उसको गुणा सिखा रहे हैं, ठीक है, 20 का 1 अंक का गुणा सिखा रहे हैं और उसको हमने उस प्रोसेस को नहीं बताया, उसको सीधे आंसर में लिख दिया कि बेटा इसमें इसका 40 आंसर होगा। अब बेटा वही देख के लिख लिया, तो क्या हुआ, ये अंतिम रूप हो गया, यानी जो उसको उत्तर बता दिया वो अंतिम रूप हो गया। बाकी हमने इसके प्रोसेस को नहीं बताया कि बेटा गुणा कैसे करना, पहले 0 में करो, फिर 2 में करो, फिर ऐसे लाइन खींचो। तो यानी कि ऐसी बात कर रहे हैं, ये भी गलत है, यानी इसको हमको ऐसे करना ही नहीं है, बच्चे को अंतिम रूप देना ही नहीं है। बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों में जो ये भी गलत है। बच्चा अनियंत्रित मतलब क्या है कि बच्चा कुछ न कुछ इधर-उधर जिज्ञासा करेगा, कुछ न कुछ व्यवहार करेगा, कुछ तोड़ेगा, फोड़ेगा, बनाएगा, गिरेगा। ये सब चीज़ें होगा तब बच्चे में सीखने की एक प्रवृत्ति, यानी ये भी आपका सही हो सकता है। लेकिन जो बुनियादी संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार जो सही सक्रिय रूप में कि इसमें तो है बच्चा का भागीदारी, लेकिन अगर कहा जाए सक्रिय भागीदारी तो जो ऑप्शन ए है उसमें उसका भागीदारी स्पष्ट रूप से दिख रही है। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, यानी जन्मजात प्रवृत्ति होती है। बाकी यहाँ पे बच्चा का है नियंत्रित व्यवहार करेगा, उसके बारे में सुधार करेगा, जो गलत लगेगा उसको लगेगा नहीं है ठीक है गलत है, वो तो बात की है, लेकिन जन्म से उसको यही स्वाभाविक प्रवृत्ति मिलती है, यानी राइट आंसर सबसे ज़्यादा प्रबल यही है आपका आंसर, राइट 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है? तो देखिए पिछले प्रश्न में आया था समस्या समाधान की कौन सी प्रभावी विधि नहीं है, और यहाँ पे आ गया समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है, वहाँ पे था नहीं है। इसलिए कभी-कभी प्रश्न इसलिए हमने कहता हूँ मैं कि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर दोहराते हैं आप तो कई बार प्रश्न रिपीट होते हैं, बस उसका थोड़ा-सा पैटर्न ना थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अब देखिए हमने क्वेश्चन पीछे कराया था समस्या समाधान का, नहीं था, यहाँ पे है पूछ लिया है। तो अब देखिए ऑप्शन बदला है, तो क्या है स्वानुभविक और कलन विधि, स्वानुभविक कार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि, अनुक्रिया समुच्चय, स्वानुभविक और अनुक्रिया समुच्चय, तो कौन हो सकता है? तो अब देखिए इसमें समस्या समाधान की बात है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, स्वानुभविक और कलन विधि। इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो नियम कानून होते हैं एक ही स्टेप बताया जाता है कि कैसे एक समस्या को हल करना है छोटे-छोटे टुकड़ों में अलग-अलग तरीक़ों से। बाकी ये सब चीज़ें आंसर गलत हैं, तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा, ठीक। अब अगले प्रश्न चलते हैं हम 9वां। अब 9वां क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका एक पाठ को समझ के अलग-अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कर रही है। लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ्य योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पे विचार करना है? अब देखिए इतना लंबा चौड़ा है, उस पे आप प्रश्न को लेके हल करेंगे तो बहुत समस्या होगा। तो आप सबसे पहले प्रश्न के मेन टॉपिक पे जाइए कि पूछना क्या चाहता है और क्या कह रहा है। इस पूरे प्रश्न को हमने पढ़ा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमें लेवाइगोस्की लगे, ठीक, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक का नाम दे दिया कि इनके सिद्धांत के अनुसार। तो आपको सीधा-सा दिमाग जाइए कि जो लेवाइगोस्की थे, उन्होंने क्या दिया था कि आपका विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना, जो भी शिक्षक जो भी होता है ज्ञानवान, वो बच्चों की अगर इर्द-गिर्द रहेंगे, सपोर्ट करेंगे तो बच्चा बेहतर सीखेगा। तो अब देखिए किसमें सपोर्ट का बात कही गई है, आपसे पढ़ते हैं अब हम। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी को निर्दिष्ट समस्या के व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए व्यक्तिगत के लिए तो ये भी ठीक हो सकता है, ठीक है। दूसरा है शिक्षिका को सभी शिक्षार्थियों को समान स्तर से चुनौती देनी चाहिए, ये गलत हो जाएगा, समान स्तर से चुनौती दे ही नहीं सकते क्योंकि बच्चों में अलग-अलग क्षमताएँ होती हैं। और शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग-अलग स्तर तक पहुँचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे ये आ गया, उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए, ठीक, यानी कि इसमें शिक्षार्थियों के वर्तमान स्थिति को भी बताया है और शिक्षक को मदद के बारे में भी बताया है, यानी कि राइट आंसर जो हमारा निकल के आ जाएगा यही आ जाएगा। तीसरा, बाकी चौथा क्या ऑप्शन है? उन्हें केवल, अब देखो केवल शब्द आ गया तो पहले ही गलत हो गया, ठीक, बाकी ऊपर वाला 2 गलत हो ही गया था हमारा, तो बचा कौन है? तीसरा, ठीक, तो तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अन्य अन्यमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे कि विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो अब क्या है, पठन वैकल्य डिस्लेक्सिया, शालीनता स्फुटन विकार और मनोभ्रंश डिमेंशिया, ध्यान अतिकसिकता यानी ADHD का, यानी कि ये तो देखिए गलत क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा शालीनता नहीं, ये तो विकलांगता के दिव्यांगता संबंधित प्रश्न है, दिव्यांगता की बात कर रहे थे, गलत हो गया तो। और चौथा क्या है कि आपका चौथा है ध्यान न्यूनता अतिशय, ये भी दिव्यांगता संबंधित, ये भी कट गया। बच्चा कौन हमारा? डिमेंशिया और डिस्लेक्सिया। तो अब देखिए पढ़ने में प्रभाव में कमी, यानी पढ़ने में होती है और शब्दों का प्रत्यावर्तन, मतलब शब्दों को पढ़ना चाहिए कुछ और पढ़ देता है कुछ, लिखना चाहिए कुछ लिख देता है कुछ। जैसे लिखना चाहिए था वाज तो लिख दिया सा, यानी वाज को सा लिख दिया, ठीक, द को ड लिख दिया, यानी कि मतलब कुछ अक्षरों को उल्टा लिख देता है और पढ़ने में भी उल्टा पढ़ देता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये आपका पठन है डिस्लेक्सिया में ही होता है, डिमेंशिया में नहीं होता है। डिस्लेक्सिया पठन वैकल्य लेता, ठीक। बाकी अगले प्रश्न चलते हैं। ग्रामर, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है क्या? अपनापन, डर, अस्वीकृति, सुरक्षा। तो अब देखिए अब आपकी क्लास में बच्चा आया है तो वो कब आपको अपने आप में अभिप्रेरित यानी ऊर्जावान महसूस करेगा कि हमें सीखना है, हमें पढ़ना है? कब? जब उसके अंदर अपनापन होगा, कि उसके अंदर डर होगा, कि अस्वीकृति होगा, कि सुरक्षा होगा। तो आप लोग तो भली बात ही जानते हैं, अपनापन रहेगा तो बच्चों को लगेगा नहीं हमें सर जी मारेंगे नहीं,
और डर डर रहेगा तो वही नहीं करेगा, स्कूल नहीं आएगा, पढ़ेगा क्या। अस्वीकृति रिजेक्शन यानी कि आप उसको डाँट फटकार दोगे कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तो भी गलत, यानी कि ये 2 ऑप्शन गलत हैं। बाकी सुरक्षा, यानी अगर बच्चा गलत कर दिया तो आपने कहा कि नहीं बच्चे डरो नहीं, आपको हमको बता रहे हैं ना आपको आ जाएगा, तो वहाँ पे बच्चे में क्या हो गया, एक सुरक्षा की भावना आ गई कि नहीं हमको अगर नहीं आएगा तो सर जी हमको मारेंगे नहीं बल्कि हमको बताएंगे, तो सुरक्षा की भाव आ गया। आपको जो बात से प्रेम से बताएं उसको अपनेपन का महसूस हुआ, यानी कि आपके ए और डी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर, सॉरी वो ए डी नहीं, ये आपका ए डी है, दूसरे ऑप्शन में है ए डी। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ए डी। अगले प्रश्न चलते हैं। अब क्या है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है। यानी रूढ़िवादी शिक्षा मतलब यूँ पुरानी घिसी पिटी जिसमें हर चीज़ कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, मतलब है, उसको बोलते हैं रूढ़िवादी शिक्षा। तो लेकिन प्रगतिशील यानी प्रगतिशील यानी निरंतर एक अच्छी शिक्षा गुणवत्ता जिससे कि हर बच्चे के समझ में आए, तो किस बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला है ऑप्शन रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन करना। फिर है एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करना। प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुखी लक्ष्य बनाना। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा लागू करना। तो अब देखिए इसमें क्या करना है कि अगर प्रगतिशील शिक्षा बनाना है तो हमें क्या करना है, बच्चों को विशेष ध्यान देना है। ठीक है, रचनात्मक आकलन से नैदानिक आकलन पालन, यानी कि नैदानिक मतलब क्या है कि कक्षा के दौरान बच्चे को समस्या समाधान में सपोर्ट करना, यानी कि ये भी हो सकता है। अभी देखते हैं एकीकृत से मानकीकृत, यानी ये गलत हो जाएगा सीधी बात। मानकीकृत पाठ्यक्रम पालन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने बताया ना बच्चों के बारे में सोचना है। बच्चा क्लास में आ रहा है तो वो क्या है, एक आपके सभी बच्चों की तरह वो नहीं है, हो सकता है उसकी बुद्धि IQ उसका क्षमता अलग है, उसका अलग है, तो मानकीकृत नहीं हो सकता। प्रदर्शन लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य, यानी कि इसको हो सकता है रखे रहें। चौथा ऑप्शन क्या है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र से परीक्षा केंद्रित, यानी ये भी गलत, यानी कि हमें आज के ज़माने में परीक्षा केंद्रित शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र कुछ रखना ही नहीं है, यानी ये ऑप्शन कट गया। यानी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक और तीसरा, यही दोनों में से एक होगा। तो अब बेहतर कौन सा होगा, यानी राइट आंसर कौन होगा, लग तो दोनों रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा कि प्रदर्शन जो है, ये तीसरा ऑप्शन, प्रदर्शन के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। ठीक है, क्योंकि उसमें बच्चा बेहतर सीखता है, दक्षता उसकी रहेगी, उसको आपने रुचि रहेगी तो दिखाएगा कि सब कंपटीशन होगा तो वो आगे बढ़ेगा। यानी इस तरह से हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13वां कि नई जानकारी सीखते समय बच्चे के लिए सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। तो अब देखिए नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए सुनिश्चित करने के लिए, कोई बच्चा नई जानकारी सीख रहा है तो अब उसको सीखने के लिए हमें किस विषय वस्तु को समझाने के लिए उसको कौन सी हम रणनीति अपना सकते हैं क्या। तो ऑप्शन ए है जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना। बी है प्रश्नों को स्पष्टीकरण मांगना। समझने का नाटक करना, ये मिट जा रहा है। ये सी है समझने का नाटक करना। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। तो अब देखिए, अब हमने कहा कि कोई भी प्रश्न पढ़िए तो पहले अगर निगेटिव लग रहा है अगर उस ऑप्शन में, तो पहले नेगेटिव चीज़ों को हटाइए। तो समझने का नाटक करना, नाटक थोड़ी ना करेगा कोई बच्चा, हाँ कोई शिक्षक, तो नाटक नहीं करना है आपको। और बाकी अपरिचित शब्दों को अर्थ बनाना, तो ये भी गलत है। अपरिचित जो जिसके बारे में बच्चा जिसका शब्द जानता ही नहीं है उसके बारे में कहो बच्चे इसको अर्थ निकालो तो दूर फटांग अर्थ निकालेगा ना, तो उसका वो सही नहीं होगा। तो सही क्या होगा, यही प्रश्न पूछना स्पष्टीकरण मांगना, यानी बच्चों से प्रश्न पूछिए कि ये क्या होगा। अगर बच्चा बताता है तो फिर कहिए क्यों आपने ऐसा क्यों सोचा, आपने ये क्यों बताया, तो उसका स्पष्टीकरण मांगिए। तो बच्चा उस पर विचार करके बताया कि हमने ये बताया तो क्यों बताया, क्या सोच के बताया। फिर जानकारी को फिर से पढ़ना, यानी कि कोई भी चीज़ जैसे हम कहते हैं कि सीटेट का कोई भी प्रश्न हो तो अगर नहीं समझ में आता तो एक बार फिर से पढ़िए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये भी ठीक है, यानी ए बी, राइट आंसर ए पहला ही हो जाएगा, ए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ले वाइगोस्की के विचारों को पालन करते हुए, अब देखिए हमें इतने बड़े प्रश्न होते हैं तो उनमें हमें सबसे पहले फैक्ट चीज़ें छांटना है कि हमें किसका उत्तर देना है। अब देखिए ले वाइगोस्की आ गया है तो हमें अब दूसरे प्रश्न को छूना ही नहीं है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमें बस ले वाइगोस्की के अगर सिद्धांत पढ़े हैं तो उनके चीज़ों को तुरंत हम कैसे करेंगे कि उन्होंने किसकी बात की है। देखिए आत्मसातीकरण का
इसकी बात नहीं की है लेवी उसकी, ये जीन पियाजे किए थे, ठीक है। इसकी बात जीन पियाजे ने किया था, तो ये नहीं हो सकता। सामूहिक एकाग्र कलेक्टिव मोडिंग ये भी उन्होंने नहीं कहा था लेवी उसकी। कार्यात्मक फंक्शन ये भी नहीं किया। बचा कौन? स्केप फोल्डिंग, आलम्बन की बात उन्होंने कहा था, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आलम्बन। स्केप फोल्डिंग क्या है? मतलब कि जो बच्चा सीख जहाँ तक कर पा रहा है, नहीं फिर उसके बाद नहीं कर पा रहा है, तो जो बड़ों को द्वारा सहायता दी जाती है, उसी को बोलते हैं स्केप फोल्डिंग, ठीक। जैसे बच्चा कोई सवाल कर रहा है, वहाँ पे भूल गया कि सर जी अब इसके आगे नहीं आ रहा, क्या करूँ? तो आप बताते हो ना कि हाँ अब देखो इसके ये यहाँ पे काटो, या इतने गुणा करो, या ऐसे करो। तो जो आप बताते हो वही उसकी सहायता दे रहे हैं, तो वही स्केप फोल्डिंग है। तो बस इतने ही आज की वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और ताकि ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और नए-नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आता रहूँ छाँट-छाँट कर, जो कि आपके सभी प्रश्नों कम से कम 30 में से आपके 27-28 तो बन ही जाएँ। इतना हम दावा तो करना चाहते हैं आप सभी लोगों से, और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ, और आप लोग सभी लोग सीटेट और यूपी टेट जो भी हैं सब पास करके आप एक भावी शिक्षक अपने पद को संभालें, और जो भी हमारे नए साथी हैं वो अपने शिक्षक बनने के दौर में आगे बढ़ें। अंत तक वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।